हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं उजाली राज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेनेक्स एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ 66 बीपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे। और ये क्वेश्चंस मैंने अरेंज किए हुए एडुटेरिया के सेट से ले लिया है। तो आइए एक एक करके आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कालीबंगम। ठीक है, इसमें सारे आंसर मार्क कर चुके थे हम लोग, तो नेक्स्ट जो भी सीरीज़ आएगा उसमें मार्क के आंसर नहीं रहेंगे, बस 66 वाले में मार्क्ड आंसर्स है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कालीबंगम। कालीबंगन कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा जैन धर्म से। ओके, ये किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? ओके, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि बुद्ध के मृत्यु के बाद जो 4 मेन बौद्ध संगतियां हुई थी, उनमें से चौथी संगति कहाँ हुई थी? तो कश्मीर में हुई थी। और ये किसने आयोजित किया था? तो इसको कनिष्क ने आयोजित किया था। ठीक है, और इसी संगति में ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म जो होता है वो हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वैशेषिक, जो कि ऋषि कनाद का आपने नाम सुना होगा, है ना। ये केमिस्ट्री में भी आपको जब इंट्रोडक्शन आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी मिलेगा। तो ये ऋषि कनाद का दिया हुआ है दर्शन। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन इसमें सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब आ रहे हैं वो भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति दी थी? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा बलबन, जिसने रक्त और लौह की नीति दी थी। इसको उलूग खान भी कहा जाता है बलबन को। और रक्त और लौह की नीति क्या थी? तो शत्रुओं के प्रति जो बहुत ही कठोर नीति अपनाई जाती है उसको रक्त एवं लौह की नीति कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ओके, तो स्थानीय स्वशासन अगर हम देखें तो ये चोल, मध्यकालीन भारत में चोल के लिए, और मॉडर्न भारत में जो गवर्नर आपसे अब अगर पूछा जाता है तो कौन से गवर्नर? रिपन। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पर्चिनकारी या पित्राद्युरा निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, पित्राद्युरा क्या होता है? तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इसको ही हम क्या कहते हैं? पित्राद्युरा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो ये जो कारखाने बनवाए थे ये किसने बनवाए थे? अकबर ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो आ रहा है क्वेश्चन वो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए एक एक करके, इनमें से किसने 1857 की विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप गेस कीजिए इसका आंसर।
यहाँ पे तो वैसे मार्क किया ही हुआ है, बट आप एक एक करके ये सारे याद भी रखिएगा कि नाना साहेब कानपुर से लीड कर रहे थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से लीड कर रही थी, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से कह रहे थे, और बेगम जीनत महल दिल्ली से कर रही थी। ठीक है, तो लगभग इनमें से सबके सभी जो हैं वो क्या थे, सक्रियता से भाग लिए थे 1857 की क्रांति में। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा उपरोक्त में से एक से अधिक यानी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा 1935 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो याद रखेंगे आप कि दांडी यात्रा जो थी वो 24 दिनों तक चली थी, और इसमें डिस्टेंस कितना कवर किया गया था? तो लगभग 240 माइल्स डिस्टेंस कवर किया गया था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो गीत है इसके सबसे पहले इसको फेमस बनाया राम प्रसाद बिस्मिल ने, लेकिन इसकी रचना जो की थी वह एक बिहारी क्रांतिकारी थे जो कि बिस्मिल अजीमाबादी थे। ओके, बिस्मिल अजीमाबादी, तो नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? मतलब बंगाल विभाजन को सपोर्ट करने के लिए, बंगाल विभाजन को अपोज करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। कब? 1905 में। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि तायूनी आंदोलन भी इसी बंगाल विभाजन को अपोज करने के लिए चलाया गया था 1893 में। तो ये भी CDPO का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। देखिए, इस क्वेश्चन में गए तो ये सभी लोग थे वहाँ, लेकिन जो लॉयर थे मेन वो कौन थे? तो वो भूला भाई देसाई जी थे। इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? सबसे पहले मैडम भीखाजी कामा ने ही तिरंगा लहराया था, इसलिए इन्हें भारतीय स्वतंत्रता की जननी या माँ कहते हैं। तो इन्होंने जो तिरंगा लहराया था वो कहाँ लहराया था? तो ये जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में लहराया था। ठीक है, और ये डेट याद रखिएगा आप कौन सा डेट है ये? 22 अगस्त 1907। इस दिन इन्होंने झंडा लहराया था, और ये मैडम भीखाजी कामा जो थी वो इंडिया हाउस, लंदन और पेरिस इंडियन सोसाइटी से जुड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए, विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही दे रहा है, जो गलत है, ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। CR दास देशबंधु कहा जाता है, तो CR दास को देशबंधु कहा जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। विलियम वेडनबर्न 1907 के कांग्रेस के सभापति नहीं, ये तो नहीं थे, ये 1989 में सभापतित्व किए थे। इसके बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे, तो ये पेरिस नहीं बल्कि लंदन इंडिया हाउस के संस्थापक थे। ओके, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CR दास देशबंधु।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाने का, पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और यही कारण था कि हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी को लागू किया गया, भले ही वो 26 नवंबर को ही तैयार हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? देखिए, तो बंगाल में सबसे पहले द्विशासन यानी डुअल गवर्नेंस किसने लगाया? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से किसने, एक चीज़ याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था, जिसको हटाया किसने था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो शिकागो में आयोजित जो धर्म संसद हुआ था उसमें भाग किसने लिया? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद वहाँ से आने के बाद 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी करते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। ओके, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो ऑब्जेक्टिव क्या था? सिस्टम में प्रवेश कर सरकार की आलोचना करना। ये ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, यह रचना किसकी है? तो यह रचना आपको मालूम है, ये दीनबंधु मित्र की है, जिसको ट्रांसलेट किया था मधुसूदन दत्ता जी ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 1760 का प्रसिद्ध यानी 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का जो युद्ध था वो अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी। इसका डेट भी आप याद कर लीजिए, 22 जनवरी 1760। एक चीज़ और याद कर लीजिए कि अंग्रेजी सेना को लीड किसने किया था? तो आयरकूट ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ आपको पता है कि ये किसने किया था, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी बोलते हैं, और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी बोला जाता है, जिसमें मॉर्ले जो थे उस समय भारत सचिव थे और मिंटो जो थे भारत के वाइसराय थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो 1831 में ये जो 31-32 दोनों देता है, इसमें जो कोल विद्रोह हुआ था ये मेनली सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, जो अभी फ़िलहाल छोटा नागपुर रीजन रांची में झारखंड में पड़ता है। और इसके नेता कौन थे? बुद्धो भगत और मदारी महतो, ये दोनों का नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
25 निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। देखिए, गांधी जी ने पढ़ाई जो किया था वो उन्होंने श्यामल दास कॉलेज भावनगर जो गुजरात में है, यहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है वो बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस हैं। आइए एक एक करके देखें। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ, 1912 में हुआ, और इसके अध्यक्षता की थी RN माधोकर जी ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी जाती है? तो इनका नाम ही लोकनायक है, इन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। ठीक है, और संपूर्ण क्रांति के ये जनक माने जाते हैं, जो बिहार से ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, बिहार की स्थापना 1912 में 22 मार्च को इसकी घोषणा की गई विधिवत, इसलिए बिहार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये तीन कठिया का यहाँ पे मीनिंग ही था, जो तीन कठिया पद्धति थी, ये तीन कठिया पद्धति आपको 3/20 यानी 20 में 3 भाग पर हमें क्या करना होता था, किसानों को नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। रामविलास पासवान जो थे वो पिछले साल उनका निधन हो गया, और उन्होंने ये किस पार्टी से अपने करियर को शुरुआत की थी? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो वो निर्वाचित हुए थे 11वीं लोकसभा के लिए, और इन्हें मनरेगा मैन भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा कि किसे मनरेगा मैन के नाम से जाना जाता है, तो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह को। ये करेंट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये किसने किया था? ये राजकुमार शुक्ला जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए ध्यान से देखेंगे तो इनमें पाटलिपुत्रा दिया है, बट ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये दूसरी राजधानी थी और पहली राजधानी थी राजगृह। ठीक है, राजगृह जो कि प्रेजेंट राजगीर का रीजन है, और ये जो होगा नालंदा का रीजन प्रेजेंट है, और ये इसलिए इसका आंसर होगा आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद कौन थे? बिहार के बहुत ही फेमस किसान आंदोलन के एक नेता थे। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये कौन सा आंदोलन था? चंपारण, जिसको पहला सिविल डिसोबीडियंस भी कहा जाता है। ये कब हुआ? 1917 में, बिहार के चंपारण रीजन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक अगेन। तो इसका आंसर श्री जो स्वर्गीय वीर कुंवर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, जनजाति और जिले के
निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो इनमें ये जोड़ा सही नहीं है। जमुई में मुंडा नहीं पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति जो है बिहार में कटिहार के क्षेत्रों में पाई जाती है। बाकी के सभी सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है। तो ये देखिए, ये करेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया और इस समय समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत जो था वो 7.76 था, इसलिए बीपीएससी ने इसका आंसर ई करवाया था। और फिलहाल आप याद रखेंगे कि 2021 का जो रिपोर्ट आया है फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग बिहार का क्षेत्र कितना पड़ रहा है, वन क्षेत्र 7.84%। ओके, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ स्थित है, तो पश्चिम चंपारण में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। मतलब कौन सी ऐसी नदी है जो नॉर्थ की तरफ से गंगा में इसका मीनिंग यहाँ पे ये निकल रहा है कि जो उत्तर की ओर प्रभावित, ये नहीं सोचेगा कि नॉर्थ की ओर से गंगा में मिल रही है, बल्कि नॉर्थ की तरफ प्रवाहित हो रही है। इनमें से कौन सी नदी है जो नॉर्थ की तरफ प्रवाहित होती है। तो ये सभी में क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई भी नदी है जो कि नॉर्थ की तरफ प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। ओके, तो गंगा नदी कहाँ किस जोड़े से, दरभंगा मुंगेर में तो गंगा नदी बहती ही है। फिर पूर्णिया भागलपुर के साइड में बहती है, तिरहुत सारण बहती है, लेकिन कोसी और मगध क्षेत्र जो है वहाँ पे गंगा नदी नहीं बहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो किसने स्थापित किया था ये फैक्ट्री, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये फैक्ट्री स्थापित किया था 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या था। तो बीपीएससी ने इसका आंसर जो है वो ई ऑप्शन कराया है, और जो कि क्या है, शराब, ये जो योजना लाई गई थी ये शराबबंदी के बाद मेनली जो युवाएं थे उनको स्वरोजगार देने के लिए, यानी उनको सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना शुरू किया गया था। तो इसमें से ऑप्शन ई आपका आंसर दिया गया है, कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर, आप 7 निश्चय पार्ट 1 से रिलेटेड, ये जो पहली बार जो 7 निश्चय आया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल्य कल्याण। ठीक है, यानी बालकों का चाइल्ड वेलफेयर, ऐसा कुछ भी उसमें इंक्लूडेड नहीं था। इस बार के एग्ज़ाम के लिए आप 7 निश्चय पार्ट 2 के सारे स्कीम्स देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, कितना था। तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे
बेस्ड क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय औसत का लगभग 30 से 33% ये जो है कम होता है बिहार का पर कैपिटा इनकम, सॉरी पर कैपिटा जीडीपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? ये क्वेश्चन अब रिलेवेंट नहीं है, इस टाइम का करंट बेस्ड क्वेश्चन था जिसका आंसर होगा 25 सितंबर 2020। ठीक है, इस दिन बोला गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बिहार में चुनाव के डेट्स दे दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू किया। यह प्रणाली क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। और इसमें सही आंसर कौन कौन है? तो ये 2 ऑप्शन जो हैं ये इसका मेनली ये सिस्टम था जो कि राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगा, और दूसरा स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंध करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया। कृषि कर्मण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया? तो ये जो कृषि कर्मण मिला था ये मिला उनको मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। आप ध्यान रखेंगे कि अब तक कुल 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिल चुका है। चलिए अब जो क्वेश्चंस हैं वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यानी पॉलिटी के क्वेश्चंस आ गए हैं। आइए देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, यानी कौन सा विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन का पद जो आपका फीचर है वो कौन नहीं होगा? तो ये सही आंसर इसका जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, जबकि ये नहीं यहाँ नहीं होगा। बाकी सारे आंसर्स ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो देखिए जो हिस्टोरिकल एक्ट्स हम पढ़ते हैं ये सारे हिस्टोरिकल एक्ट में कौन नहीं था? तो वो था आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। बाकी सारे के सारे ब्रिटिशर्स के टाइम के इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं जिसके सोर्सेज से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करा है। क्वेश्चन नंबर 53। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, और 326 आप याद रखिएगा राइट टू वोट, जिससे जनता को वोट देने का अधिकार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्याय, यानी सबके लिए एक कानून होगा, सबके लिए एक न्याय तंत्र होगा, कोई भी छोटा या बड़ा कानून की नज़र में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 55। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये 29 सब्जेक्ट्स पंचायती राज में दिए गए हैं जो कि 243G में मेंशन किया गया है। आप इसको याद रखेंगे और इससे रिलेटेड 2-3 आर्टिकल और है, आप सारे के सारे आर्टिकल देख करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? देखिए पंचायती राज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी चल रहा है, सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट आते हैं इससे, और ये भी क्वेश्चन आपका
जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये किससे था? तो ये इसने पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया था, यानी वैधानिक दर्जा दिया था। लेकिन इसकी शुरुआत किस संविधान संशोधन से की गई थी? तो ये राजीव गांधी के समय लाया गया था, 64वां संविधान संशोधन था। आप इसको याद रखिएगा, ओके, जो कि पारित नहीं हो पाया था। चलिए, अब जो क्वेश्चन है वो आ गए आपके भारत के भूगोल यानी ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो एक एक करके आइए देखते हैं। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल जो है वो पूर्वी पीरपंजल श्रेणी को पार करती है, और ये कहाँ बनाया गया है? तो ये रोहतांग दर्रे के नीचे बनाया गया है। इसका लंबाई जो है वो याद रखिएगा 9.2 किलोमीटर है। ठीक है, इसका शेप भी याद रखिएगा, ये हॉर्स शू शेप का है। और दूसरी चीज़ कि ये मनाली और लेह राजमार्ग पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो ये जो होगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी मिज़ोरम होगा, जिसमें लगभग 94.4% जो है वो आदिवासी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। निम्न कॉफ़ी उत्पाद क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो ये देखिए, चिकमंगलुरु कर्नाटक में है, बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है, कुर्ग कर्नाटक में है, लेकिन पुलनेर जो है वो कर्नाटक में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है। ये भी कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र ही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो जो नया मैप जारी किया गया था नवंबर 2019 में, इसके बाद ये जो क्षेत्र आता है ये लेह का क्षेत्र आता है। ठीक है, और सबसे छोटा जो ज़िला हो जाता है वो कौन सा होता है? वो माहे पुदुचेरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट 61। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खनिज और ज़िले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, तो खनिज और ज़िला को किस जोड़ा को सही, कौन सा जोड़ा सही दिया गया है ये देखिएगा। तो सही जो होगा इसमें ऑप्शन ए होगा, लाइमस्टोन कैमूर और रोहतास के क्षेत्रों में मिलता है, ये आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप जो है वो जापान का होन्शु द्वीप है। ठीक है, जो कि वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, और दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेटेड आइलैंड, मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड, सेकंड नंबर पर इसको कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड आप ध्यान रखेंगे किसका भाग है? तो ये ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का भाग है। ओके, ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का भाग है, और ये ग्रीनलैंड ज्योग्राफिकली जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, लेकिन इस पे कंट्रोल किसका है? डेनमार्क की ऑटोनॉमी है इस पर, और ग्रीनलैंड लार्जेस्ट आइलैंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। देखिए, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में
सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में किया गया था। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसके नए डाटाज आप देख लेंगे। इस समय इसका सही आंसर चाइना था। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो ये किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश है, जो कि नंबर्स कितने हैं ये 54। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका एशिया में 48 कंट्रीज़ है। फिर आपका यूरोप में 44 कंट्रीज़ है और नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़ है। ये आप याद रखिएगा। चलिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ पे ओवर होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इको के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं दिया गया है? तो ये बिहार बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें जो आपका गलत आंसर जो होगा वो ये होगा, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी का जो क्षेत्र है ये भागलपुर नहीं होगा। ठीक है, भागलपुर नहीं होगा। और आप यहाँ पे ये जो गलत है ये देख लीजिएगा, ये मोस्ट प्रोबेबली मुंगेर का जो जमालपुर रीजन है वो होगा। और बाकी ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। फर्टिलाइज़र भौराही के लिए फेमस है। सीमेंट जो है सीमेंट के लिए वो बंजारी फेमस है। और ऑयल रिफाइनरी के लिए बरौनी फेमस है। एक और आप याद रखिएगा, वैगन व्हील इंजीनियरिंग सेंटर जो ओपन हुआ है वो कहाँ हुआ है? ये मुजफ्फरपुर। इसके लिए ये भी कभी पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? देखिए, खाद्य प्रबंधन यानी फूड मैनेजमेंट जो है ये इसका खाद्यान्न का वितरण तो ये करेगी ही करेगी। फिर खाद्यान्नों की खरीद, किसानों से खरीद करके स्टॉक बना करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ही काम है इसका। खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव, ऑब्वियस है, आप बफर स्टॉक मेंटेन करेंगे तभी आपको इमरजेंसी, जैसे अभी कोविड-19 इमरजेंसी हुआ तो सबको फ्री में क्या किया गया? अनाज दिया गया। लेकिन खाद्यान्नों का निर्यात जो है ये इसका काम नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है? तो राजस्व घाटे का मतलब क्या होता है? तो भारत सरकार को अपने उन व्यय के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा, इसको आप समझ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो उस समय ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था, लेकिन फ़िलहाल 2021 में ये है चाइना। ठीक है, 2021 सर्वे के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना जो था वो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2015 में शुरू किया गया था। ये अभी भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, भारत में भौगोलिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो ये सारे सूचकांक जारी कौन करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेक्स्ट, दो समानांतर प्रतिरोध, ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध अगर 1.403 दिया गया है किलोग्राम ओम, ये इसका यूनिट होता है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरा प्रतिरोधक का मान क्या होगा? देखिए,
आपको याद रखना है कि पैरेलल कनेक्शन में हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है 1/r वो होता है 1/r1 प्लस 1/r2 के, ठीक है। और अगर सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो वो होता है r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। यहाँ पैरेलल कनेक्शन किया गया है तो आप ये फार्मूला इस पर अप्लाई करिएगा, और जब ये फार्मूला करिएगा तो रिजल्टेंट आपका दिया हुआ है 1/1.403, और यहाँ पे एक आ जाएगा आपका, एक दिया हुआ है जो 1/2 हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और जब आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो आपका इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, कभी भी हम एक सेमीकंडक्टर या अर्धचालक को गर्म करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस घटेगी, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको 75 क्वेश्चंस जो 66 प्री में पूछे गए थे वो दे दिया है। डिस्कशन में लेंदी बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। चलिए फिर आगे हम लोग मिलेंगे इसके सेकेंड पार्ट में बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय।